हेलो, नमस्कार, सलाम और आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम और स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चीन और उससे मुताल्लिक कुछ मुख्तलिफ इश्यूज की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नई रिपोर्ट की, जिसने कि चीनी हुक्काम के उन दावों को मुस्तरद या रिजेक्ट कर दिया है कि 2020 में होने वाली गलवान झड़पों में उसके ज्यादा फौजी हलाक नहीं हुए थे। इसके अलावा हम बात करेंगे चीन में आज से शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स की और उसमें मौजूद मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की, बिलखुसूस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तान में चीन और पाकिस्तान से रिश्तों के ऊपर राहुल गांधी की कमेंट्स की और उस कमेंट्स को रिजेक्ट करने की इंडियन गवर्नमेंट की कोशिशों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से शाया या पब्लिश होने वाली उस एक नई रिपोर्ट की, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज वेबसाइट और न्यूज़पेपर क्लुक्सान ने अभी कल ही पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में आपको हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी, जो कि अब तक चीनी हुक्काम का दावा था कि दुरुस्त नहीं है। इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग के जरिए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए इस बात को यकीनी बनाया है और दोहराया है कि जून 2020 में होने वाली गलवान झड़पों में और उससे मुतालिक चीनी हुक्काम के कमेंट्स की और स्टेटमेंट्स की क्या क्या खामियां थी, या आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से चीनी हुकूमत ने आलमी दुनिया को गलवान झड़पों के बारे में झूठी मालूमात मुहैया कराई। सबसे पहली बात, चीनी हुक्काम ने कहा था कि गलवान में जो फौजी झड़पें हुई हैं उसमें उसके ज्यादा फौजी हलाक नहीं हुए हैं, महज चंद फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और तकरीबन 4 फौजी को आखिर में उसने माना था कि 4 फौजी जो हैं चीनी पीएलए के, वो गलवान में एक नदी में बहने की वजह से हलाक हो गए थे। लेकिन क्लुक्सान की रिपोर्ट के मुताबिक इन मरने वाले फौजियों की तादाद 38 थी। इससे पहले गुज़िश्ता साल एक रशियन रिपोर्ट में कहा गया था कि गलवान में 45 चीनी फौजी हलाक हुए थे। क्लुक्सान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दरअसल ये सारी कहानी 13 जून 2020 में शुरू हुई, जब हिंदुस्तान ने बफर जोन में एक पुल की तामीर की। और उस पुल की तामीर होने के बाद, चूंकि वो एक टेम्परेरी पुल था जो कि आर्मी अमूमन बनाती है और वो बहुत जल्दी बन जाता है, तो 24 घंटे में उस पुल के बन जाने के बाद चीनी फौजियों की एक टुकड़ी वहां पर आई, जिसका कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल क्यू फा बाओ। कर्नल क्यू फा बाओ हिंदुस्तानी कर्नल से मिलने के लिए हिंदुस्तानी इलाके या बफर जोन के करीब पहुंचे और वहां पर चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान हाथापाई होना शुरू हो गई और लड़ाई भी होना शुरू हो गई। जब चीनी फौजियों ने ये देखा कि हिंदुस्तानी फौजियों की तादाद ज्यादा है, तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी आफियत समझी और इस भागने के लिए उन्होंने उस नदी का सहारा लिया जिसके ऊपर की पुल बनाया गया था। और नदी के तेज बहाव की वजह से 4 चीनी फौजी वहां पर जान बहक हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुक्काम का जो कहना था कि उसमें सिर्फ 4 फौजी हलाक हुए हैं, वो सरासर गलत था। उसमें 4 नहीं बल्कि 38 फौजी हलाक हुए थे। आइए अब आपको गलवान से ही मुताल्लिक और आज से चीन में शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बारे में एक दूसरी मालूमात मुहैया कराते हैं, जो कि आप भी चौंक जाएंगे कि ये दोनों चीजें कैसे एक साथ जुड़ सकती हैं। दरअसल आज से चीन में विंटर ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं, जिसके की ज्यादातर मुल्कों ने, खुसूसन के अमेरिका ने और मगरबी ममालिक के अलावा हिंदुस्तान ने बायकॉट किया है। हिंदुस्तान ने यह भी फैसला किया है कि हिंदुस्तानी स्टेट मीडिया दूरदर्शन इन विंटर ओलंपिक्स की नशरियात या उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। दरअसल इसकी वजह है कि गलवान झड़पों में जो चीनी फौजी टुकड़ी के कमांडर थे कर्नल क्यू फाबाओ, उनको
ان ونٹر اولمپکس کی اناگوریشن سیریمنی کے اندر شامل کیا گیا ہے اور چینی حکومت ان کو ایک اعزاز دینے والی ہے ان کی بہادری کے لیے. تو اس چینی اقدام کے اوپر ہندوستانی حکومت نے بطور احتجاج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہ تو ونٹر اولمپکس میں شامل ہو گئے اور نہ ہی اس کا براڈ کاسٹ کریں گے. آئیے اب آپ کو ونٹر اولمپکس سے جڑی ایک دوسری خبر بتاتے ہیں. کل یعنی کہ 3 فروری کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بیجنگ پہنچے. پاکستان فارن آفس کے مطابق وہ بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی تقریب یا اوپننگ سیریمنی میں شرکت کرنے پہنچے ہیں، لیکن دیگر اطلاعات کے مطابق عمران خان بیجنگ میں چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ کے علاوہ وہاں کے اعلی حکام اور دیگر بزنس مین سے ملاقات کریں گے، اور اب تک تقریباً یہ ملاقاتوں کی تعداد ہے 136، جس سے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دورے کو چین اور پاکستان کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور عمران خان کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں چین سے، جو کہ پاکستان اکانومی یا پاکستان کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند سودا ثابت ہو. لیکن مجموعی طور پر جو تصویر ابھر کر آ رہی ہے اور جس چیز کی ویسٹرن میڈیا نے بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ دراصل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہاتھ میں ایک کفکول یا بھیک کا کٹورا لے کر بیجنگ پہنچے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ چائنیز حکومت پاکستان کو $3 بلین کا ایک نیا لون دے تاکہ وہ اپنے موجودہ لونز کی ادائیگی کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے حالیہ عرصے میں کرغزستان اور روس سے $1 بلین کے قرضے کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. یعنی کہ پاکستان کل $5 بلین جمع کرنا چاہتا ہے، جس میں سے کہ اس کو $4.5 بلین پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے چین کو واپس کرنا ہوں گے. تو آپ کو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مذاق خیز صورتحال لگ سکتی ہے کہ آپ ایک طرف سے ایک حکومت سے پیسے لے رہے ہیں اور پھر اسی حکومت کو وہ پیسہ واپس دے رہے ہیں اس کے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے. لیکن جس طریقے سے جس نہج سے پاکستان اور چین کے تعلقات رہے ہیں اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چین کافی عرصے سے اپنے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے ذریعے مختلف ممالک اور خصوصاً پاکستان کو بڑے تعداد میں بڑے مالیت کے قرضے دیتا چلا آ رہا ہے. اس دورے کے دوران عمران خان کا جو ایک دوسرا اہم فوکس رہے گا وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی دوبارہ بحالی کرنے کا، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ CPEC کے تحت بننے والے مختلف بجلی گھروں کی تعمیر جو کہ چائنیز کمپنیوں نے پاکستان میں کی تھی، وہاں پر کام رک گیا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا پاکستان کو $4.5 بلین چائنیز حکومت کو دینے ہیں جو کہ CPEC کے تحت قائم کیے گئے بجلی گھروں کی تعمیر کی کاسٹ کا کچھ حصہ ہے. آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر CPEC میں چین نے پاکستان میں $60 بلین کی سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور اس کا مقصد ہے وہاں پر مختلف پروونسز میں بجلی گھر بنانا، آمد و رفت کے لیے راستے ہیں، شاہراہیں، ہائی وے بنانا، وہاں کا ریلوے نظام کو بہتر کرنا، اور اس کے علاوہ ریلوے کی سگنلنگ سسٹم کو بہتر کرنا، اور ان جگہوں پر جہاں پر کی ریلوے ٹریکس اور سڑکیں ملتی ہیں وہاں پر انڈر پاسز یا فلائی اوورز کی تعمیر کرنا. لیکن چونکہ پاکستانی حکومت اپنے پرانے قرضے کو ابھی بھی ادا نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے CPEC کی کمپنی نے پاکستان کو بجلی سپلائی کرنا بند کر دیا ہے. لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ماہرین معیشت گوہر بنگالی کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے CPEC ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے درمیان سائن ہوا تھا اس میں سارے کا سارا فائدہ مجموعی طور پر چین کے پاس جاتا ہے اور پاکستان کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت جو بھی قرضہ پاکستان کو دیا گیا وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹس کے اوپر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس سے مجموعی طور پر جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس سے کہیں زیادہ فائدہ چین کو ہوگا.
आइए अब एक इसी से जुड़े हुए एक दूसरे मसले पर आते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला भी है, लेकिन विश्व दर्पण में हम उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उस मसले का ताल्लुक हिंदुस्तान के अलावा उसके हमसाया ममालिक से भी है। गुज़िश्ता 2 रोज पहले लोकसभा में बजट सेशन के बाद वोट ऑफ थैंक्स की अपनी तकरीर में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में हुकूमत को उसकी पाकिस्तान और चीन पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने हमेशा इन दोनों मुल्कों को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत इन दोनों मुल्कों को बजाय दूर रखने के और करीब लाने में काम कर रही है, जो कि हिंदुस्तान की सालमियत यानी कि उसकी सिक्योरिटी, उसकी मईशियत यानी कि उसकी इकोनॉमी और रीजन में उसकी ओवरऑल पोजीशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ इन सारे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को हिस्ट्री यानी कि तारीख पढ़ने की जरूरत है। इस जिम्न में वजीर खारजा यानी कि हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कल यानी जुमेरात के रोज ट्वीट्स की एक सीरीज में उन मुख्तलिफ तारीखों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को तारीख पढ़ाने की कोशिश की कि कब क्या हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा। तो एक तरफ ऐसा लगता है कि चीन के मामले पर खासतौर से हिज़्ब इख्तिलाफ और जिनकी रहनुमाई कांग्रेस पार्टी कर रही है और बीजेपी के दरमियान सर्द जंग जो है वो जारी हो चुकी है और ये लड़ाई अभी आगे भी चलेगी। हमें उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से जरूर नवाजें। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।